शिकेशंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो स्टेट को दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि स्टेट को अपनी जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, अपने जो रूल रेगुलेशन फॉर्मुलेट करते हैं, जो सोशल वेलफेयर के कार्य करनी है, वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रख के करनी चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए जब भी वो कोई पॉलिसी वगैरह फॉर्मुलेट कर रहे हैं। हम इसमें देखेंगे, पहले इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनको क्लासीफाई किया गया है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, उनके बारे में पढ़ेंगे। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये तीनों में इन प्रिंसिपल्स को सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में इनको कैटेगराइज किया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इन्यूमरेशन देखेंगे कौन से आर्टिकल में किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का जिक्र किया गया। फिर फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का थोड़ा अध्ययन करेंगे। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या कंटेंशंस हैं, क्या क्लैशेस हैं, कहाँ इनका सुमेल होता है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। पहले तो हम देखते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं और आर्टिकल 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक ये कवर करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनका काम क्या क्या फंक्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ये स्टेट को एम देते हैं, स्टेट को ऑब्जेक्टिव्स देते हैं कि आप जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हो, कोई लॉ इनेक्ट कर रहे हो, तो आपको इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे उनको ध्यान में रखना चाहिए। जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में ही दिए गए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और ये मेयर रिकमेंडेशंस होती हैं, सिफारिशें होती हैं कि स्टेट जब लेजिस्लेटिव पॉलिसी बना रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बना रहा है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से डील कर रहा है, तो इन रिकमेंडेशंस को स्टेट ध्यान में रखे। स्टेट का ऑब्लिगेशन बनता है, स्टेट की ड्यूटी बनती है कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखें। और इसमें क्या है, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो पार्ट 4 में दिए गए हैं। और इनको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इनको एज ए सिस्टर माना जाता है, जो पार्ट है हमारा 3 फंडामेंटल राइट्स का उनका। और ये इनको कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है कि सरकार को कोई भी जब फैसला कर रही होती है सरकार, तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्शियस का ध्यान रखना चाहिए भी क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसको ध्यान में रखते हुए कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए। ये जो हमने आइडिया लिया था इनका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ये आयरलैंड से लिया था और आयरलैंड ने फर्दर स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आइडिया। और ये हमारे वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी कैटेगरी पे कोई बात नहीं कही कि दे हैव नॉट बीन कैटेगराइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन के ये सोशलिस्ट एंड लिबरल एंड गांधीयन प्रिंसिपल है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। कैटेगराइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नहीं किया गया, बट इनके कंटेंट के बेस पर हमने इसे 3 भाग में बांटा हुआ है। जैसे कुछ तो सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होंगे, कुछ लिबरल होंगे और कुछ गांधीयन प्रिंसिपल जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। तो इसमें क्या, ये मेयर इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मेयर रिकमेंडेशंस हैं कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। ये किसी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं होते। सपोज करो अगर कंट्री की सरकार किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपनी पॉलिसी में फॉर्मुलेट नहीं कर रही है, अपनी पॉलिसी में नहीं ला रही है, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो कि सरकार इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पॉलिसी में नहीं ला रही है, तो ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल हैं। हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो वो जस्टिसेबल होते हैं, बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, हम उनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। बट फिर भी स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस एल अबू कबूर बाई केस जो 1984 में हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल नहीं है, बट फिर भी कोर्ट को, फिर भी सरकार को इन सबको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इनको अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में लेके आना चाहिए। हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी क्लासिफिकेशन इनकी नहीं दी हुई है।
कॉन्स्टिट्यूशन में मेयर रिकमेंडेशंस, मेयर 36 आर्टिकल से लेकर 51 आर्टिकल तक इनका जिक्र किया हुआ है। उन्होंने कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं दी है, पर इनके कंटेंट और इनके डायरेक्शन के बेस पे हमने इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जिसको कुछ तो सोशलिस्टिक पैटर्न पे आधारित है ये प्रिंसिपल, कुछ गांधीयन पैटर्न पे आधारित है, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल पैटर्न पे आधारित है। हम इनका जिक्र अब 1 बाय 1 हम इसके अब इन्यूमरेशन की बात करेंगे। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या होंगे? सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होंगे जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सोशलिज्म हमने सुना, सोशलिज्म की एक सिंपल सी परिभाषा मगर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करती है सोशलिज्म। तो कुछ प्रिंसिपल्स हमारे ऐसे हैं कि जो कंट्री के जो मटीरियलिस्टिक एज वेल एज कुछ और भी कोई सोर्सेज हैं उनके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करते हैं, और ये जनता के लिए वेलफेयर स्टेट की बात करती हैं और सभी लोगों को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करती हैं। तो ऐसे जो प्रिंसिपल हैं जो सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, उनको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कहा गया है। और गांधीयन प्रिंसिपल देखो, जब गांधी जी नेशनल मूवमेंट चला रहे थे उनके भी कुछ प्रिंसिपल थे, वो भी जैसे विलेज पंचायत की वो बात करते थे, वो प्रोग्राम गरीबों के उत्थान की बात करते थे। ऐसे कई तरह के गांधी जी ने कुछ नेशनल मूवमेंट के टाइम कुछ सपने संजोए थे कि हमारा देश ऐसा होगा। तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स पर जो आधारित प्रिंसिपल्स हैं उनको हम गांधीयन प्रिंसिपल्स बोल देते हैं, और उनको वो जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पर आधारित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने अपने इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड किए हैं। उनको हम गांधीयन प्रिंसिपल्स बोल देते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो बौद्धिकता पर आधारित है, जो उदारवादी सोच पर आधारित है, वो जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो हमने थोड़ा बेस के को हमने इनको खुद कैटेगराइज किया गया है। हमने किया है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल और सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बेस पे। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं किया गया। अब हम इन्यूमरेशन की बात करें, कौन से आर्टिकल में किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र किया गया है। जैसे आर्टिकल 37 है, वो ये बात करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने की बात करेगा। ठीक है, आर्टिकल 37 में ये दिया गया। आर्टिकल 38 में दिया गया है कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनेगा जहाँ पे लोगों का वेलफेयर होगा, जहाँ पे लोगों का वेलफेयर हो, जहाँ से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट है ये ऐसा एक सिक्योर और प्रोटेक्ट सोशल ऑर्डर तैयार करेगी जहाँ पे लोगों का वेलफेयर किया जा सकता है। आर्टिकल 39 में ये लिखा गया है कि जो स्टेट है वो अपनी पॉलिसी इस तरह की बनाएगी, अपनी पॉलिसी अपने रूल रेगुलेशन इस तरह से बनाएगी जहाँ पे लोगों को पर्याप्त मात्रा में एक लाइवलीहुड अपनी जीविका कमाने के साधन मिल सके। लोगों को पर्याप्त मात्रा में अपनी जीविका कमाने के साधन लोगों के पास हों। स्टेट ऐसी पॉलिसी और रूल रेगुलेशन बनाएगा। और जो आर्टिकल 39 के जो बी क्लॉज है उसमें दिया गया कि मटेरियल रिसोर्सेज है उनका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, मैक्सिमम लोगों का भला हो सके। इसमें ये आर्टिकल 39 बी में कहा गया है। आर्टिकल 39 सी की हम जैसे बात करेंगे कि सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आएगी जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोके। अगर एक ही पर्सन के पास ज़्यादा धन होगा और एक हमेशा ही गरीब रहेगा तो ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने का काम करेगी हमारी सरकार। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है। फिर आर्टिकल 39 के डी क्लॉज में कहा गया है मैन और वीमेन के लिए इक्वल पे होगी इक्वल वर्क में। अगर मैन और वीमेन एक ही काम कर रहे हैं तो उनकी पे भी इक्वल होगी, उनकी पे में असमानताएं नहीं होगी। और उसके बिना वर्कर की स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया जाएगा, उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसी सर्कमस्टेंसेस को, ऐसी परिस्थितियों को अवॉइड किया जाएगा कि जहाँ पे सिटीजन्स के साथ धक्का हो रहा है उनको कुछ ऐसा उनकी एज के हिसाब से ऐसा काम करवाया जा रहा है, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ऐसा काम करवाया जा रहा है जो उनकी स्ट्रेंथ के लिए सही नहीं है, जो उनकी एज के लिए सही नहीं। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करने की कोशिश करेगी
हमारी सरकार, ये आर्टिकल 39 के ई क्लॉज में दिया हुआ है। अब हम करेंगे आर्टिकल 40 में, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एट यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो हमारी विलेज पंचायत होती हैं, विलेज सरकार हमेशा ही एफर्ट करेगी कि विलेज पंचायत कंस्ट्रक्ट की जाएं और लोगों को सेल्फ गवर्न करने का अधिकार दिया जाए। ये आर्टिकल 40 जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, ये गांधीयन, इसे हम गांधीयन प्रिंसिपल कह सकते हैं। तो ये हमारे विलेज पंचायत का जिगर है, जो कि सरकार विलेज पंचायत का गठन करेगी, ये आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। आर्टिकल 41 में सभी लोगों को राइट टू वर्क देना, राइट टू वर्क देना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड करना। राइट टू वर्क कब प्रोवाइड करना? जब अनएम्प्लॉयमेंट हो। ओल्ड एज के टाइम में उनको पब्लिक असिस्टेंस देना, बीमारी के टाइम में उनको पब्लिक असिस्टेंस देना, कोई पेंशन वगैरह बीमारी के टाइम में देना, जब अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम में उनको रोजगार भत्ता देना। ये सब आर्टिकल 41 में डायरेक्ट किया गया स्टेट को कि आप ऐसे काम करेंगे जहाँ पे लोगों को राइट टू वर्क हो, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस में उनको पब्लिक असिस्टेंस दी जाए। ये आर्टिकल 41 में जिक्र किया गया। आर्टिकल 42 कहता है कि लोग जो काम करते हैं उनके लिए ह्यूमन कंडीशंस हो। जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे कंडीशंस ठीक होनी चाहिए, वहाँ पे परिस्थितियाँ ठीक होनी चाहिए, वो परिस्थितियाँ उनके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। और जो औरतें, जो प्रेग्नेंट वीमेन, और उनको जो औरतें प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, जब वो काम करती हैं उनको मैटरनिटी रिलीफ वगैरह, उनको छुट्टी वगैरह, मैटरनिटी रिलीफ वगैरह उनको देना चाहिए, उनको छुट्टियाँ वगैरह देनी चाहिए। ये सब जिक्र किया गया आर्टिकल 42 में। और आर्टिकल 43 की बात करेंगे कि हमारे लोगों के लिए लोगों को सरकार काम प्रोवाइड करेगी, लिविंग वेज उनको उनको एक वेतन प्रोवाइड करेगी, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और ऐसी लाइफ जिसमें यहाँ पे थोड़ा आराम करने के लिए समय भी हो, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड करेगी। और ख़ास करके कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करें। कॉटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होते हैं जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे कोई आटे की चक्की लगा लेता है, या और भी कई, जैसे कोई दरी बुनने का काम करते हैं, तो ये सारे कॉटेज इंडस्ट्री होती हैं। तो आर्टिकल 43 कहता है कि लोगों को एक सिक्योर वर्क मिलना चाहिए, एक लिविंग वेज सिक्योर मिलनी चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलना चाहिए, उनके लिए उनको लेजर का टाइम भी मिलना है, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए, ताकि वो काम के टाइम अपने फेस्टिवल्स वगैरह या सोशल फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट कर सकें। और कॉटेज इंडस्ट्री को, घरेलू इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है कि सरकार को सभी धर्मों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए, ताकि कंट्री एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सके। सभी के जो लॉ हों, मैरिज के लॉ हों, जो अडॉप्शन के लॉ हों, जो डिवोर्स के लॉ हों, सभी एक तरह के लॉ हों, वो अलग अलग ना हों। ठीक है। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के 10 साल बाद, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बन के तैयार हुआ, बना, तो ठीक है, तो इसकी कमेंसमेंट के 10 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन को जो 14 साल तक के बच्चे हैं, जो सरकार को जो 14 साल तक के बच्चे, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रदान की जाए। और इसको ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 45 कहता था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। इसको 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत चेंज करके, इसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज करके इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 21A के तहत। अब जो भी हमारे बच्चे हैं, जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, उनका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के तहत कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, स्टूडेंट्स को, इन बच्चों को 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी पड़ेगी। ये 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 में था। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 46 क्या कहता है। आर्टिकल 46 कहता है कि जो वीकर सेक्शंस के लोग होते हैं, स्पेशली जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, उनका स्पेशल ध्यान रखा जाएगा और उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी सरकार। ये आर्टिकल 46 में कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि पब्लिक हेल्थ
लोगों में जो गाँव में, शहरों में जो बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों को मिटिगेट करने का काम सरकार करेगी और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। और जो हमारी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उनको प्रोहिबिट करेगी हमारी सरकार। ठीक है, ये आर्टिकल 47 में कहा गया। जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स होते हैं नशीली, उनको सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, उनको रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ नहीं किया जाना। इनको प्रोहिबिट करेगी, इनको प्रतिबंधित करेगी हमारी सरकार और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। ये आर्टिकल 47 में दिया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 48 में कि जो कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव किया जाएगा, साइंटिफिक लाइन पे इम्प्रूव किया जाएगा। और जो मिल्क एनिमल्स होते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। काउस का स्लॉटर नहीं किया जाएगा। जो ड्राउट कैटल होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनका स्लॉटर नहीं किया जाएगा। सरकार इस सब पर ध्यान देगी। अब यहाँ पे मिल्क एनिमल्स तो दूध देने वाले पशु होते हैं, और ड्राउट एनिमल्स वो होते हैं जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जैसे बैल वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम सरकार करेगी। जिस सरकार के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक रेकमेंडेशन है, आर्टिकल 48 में दी गई हो। और एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक लाइंस पे प्रमोट किया जाएगा। और न्यू ब्रीड्स को इम्प्रूव किया जाएगा। ये सब आर्टिकल 48 में दिया गया है। आर्टिकल 49, टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 49 में कहा गया है कि सरकार जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितनी भी नेशनल इंपॉर्टेंस की, जो जहाँ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस की जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, उनको प्रोटेक्ट करेगी हमारी सरकार। ठीक है, तो और अब हम करेंगे आर्टिकल 50 की बात। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की बात की है कि जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो एग्जीक्यूटिव से अलग होगी। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, एग्जीक्यूटिव एक अलग बॉडी होगी। जुडिशरी अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं होगी कि जुडिशरी के किसी भी डिसीजन को एग्जीक्यूटिव, जो हमारी है कार्यपालिका है, जो हमारी जुडिशरी के किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। तो आर्टिकल 50 कहता है कि सरकार ऐसे कोई भी नियम, रूल, रेगुलेशन लेकर आएगी ताकि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से हमेशा सेपरेट रहे। एग्जीक्यूटिव है जो जुडिशरी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना कर सके। इसके बिना जो हमारा लास्ट है आर्टिकल 51, इसमें कहा है कि सरकार कोशिश करेगी कि इंटरनेशनल पीस बनी रही और सिक्योरिटी बनी रही। कहीं भी किसी के देश के साथ कोई वॉर करने की कोशिश नहीं करेगी हमारी सरकार, और पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखे, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाने की कोशिश करेगी हमारी सरकार। द मेंटेनेंस ऑफ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशंस और रिस्पेक्टेबल रिलेशंस बनाने की कोशिश करेगी हमारी सरकार। ठीक है, और सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, और जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट जैसे कि किसी भी कंट्री के साथ हो, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे चलते रहते हैं, चाइना के साथ हमारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, तो इनको एक आर्बिट्रेशन के तहत, समझौते के तहत इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश करेगी। वार वगैरह जहाँ अग्रेसिव नहीं होगी हमारी सरकार। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में दिया गया। अब आपके माइंड में एक यहाँ पे डाउट होगा कि इनको कौन सा आर्टिकल या कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता है, कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आता है, कौन सा लिबरल या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आता है। तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल सोशलिस्ट प्रिंसिपल आधारित हैं। पहले हम बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पर कौन से आधारित हैं। जैसे हम बात करें आर्टिकल 38 की, आर्टिकल 38 सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर आधारित है। आर्टिकल 38 जैसे लोगों के लिए एक सिक्योर और मतलब प्रोटेक्ट सोशल ऑर्डर तैयार करना, ये इस पे आधारित है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। फिर इसके बिना आर्टिकल 39 आप खुद चेक कर लेना कौन कौन से हैं, ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे आधारित है। आर्टिकल 41 ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर आधारित है। आर्टिकल 42 ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है, आर्टिकल 43 ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर आधारित है। आर्टिकल 47 ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर आधारित है। अब हम देखेंगे कि गांधीयन प्रिंसिपल पर कौन कौन से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो आधारित है। जैसे आर्टिकल
आर्टिकल 40 हमने आपको बताया, जैसे विलेज पंचायत की बात करता है तो ये गांधी प्रिंसिपल आधारित आर्टिकल 40। आर्टिकल 43 जैसे घरेलू, आर्टिकल 43 भी गांधी प्रिंसिपल पर आधारित है। जैसे ये कोटेज इंडस्ट्री को, घरेलू इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करता है, तो आर्टिकल 43 जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वो भी गांधी प्रिंसिपल पर आधारित है। और उसके बिना आर्टिकल 46 भी गांधी प्रिंसिपल पर आधारित है कि वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल केयर और उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना जाएगा, ये भी गांधी प्रिंसिपल आधारित है। उसके बिना आर्टिकल 47 गांधी जी की का प्रिंसिपल भी था, गांधी जी का ये प्रिंसिपल भी था कि स्टेट है वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी, तो ये आर्टिकल 47 भी गांधी प्रिंसिपल पर आधारित है। आर्टिकल 48 जो काउज के स्लॉटर पर, जहाँ मिल्च एनिमल्स के स्लॉटर पर, जहाँ ड्राउट एनिमल के स्लॉटर पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, ये भी आर्टिकल 48 भी गांधी प्रिंसिपल पर आधारित है। फिर इसके बिना जो लिबरल तथा इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर आधारित जो हमारे आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 44 लिबरल उदारवादी सोच पर जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो प्रिंसिपल हैं, वो आर्टिकल जैसे 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी ये भी हमारे इसके उदारवादी लिबरल प्रिंसिपल्स पर आधारित है। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बच्चों को जो अब हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है, बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर देना और उनको एजुकेशन देना, आर्टिकल 45 यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी हमारे लिबरल प्रिंसिपल्स पर आधारित है। आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री के लिए काम करना और एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना, जहाँ नई ब्रीड्स तैयार करना, मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स पे तैयार करना, ये आर्टिकल 48 है। ये हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर आधारित है, इनको कैटेगराइज किया गया है। आर्टिकल 49 एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, कोई भी जो हमारे एनवायरनमेंट हमारी वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, आर्टिकल 49 भी हमारा लिबरल प्रिंसिपल पर आधारित है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन करना भी हमारा लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर आधारित है, जो हमारे 3 दिए गए हैं हमारे। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ये भी हमारे लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर आधारित सिद्धांत हैं। तो हमने आपको बताया कि 3 प्रिंसिपल्स पर हम कैटेगराइज करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, जैसे गांधी प्रिंसिपल्स पर और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पर और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर हमने डिस्कस किए। कौन सा किस में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमने ये भी डिस्कस किया। आप इनको वीडियो को दोबारा सुन के भी इन सबको आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या अंतर है। हमने आपको पहले भी बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो तो जस्टिसेबल हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स स्टेट वायलेट कर रही है, देन यू कैन गो टू कोर्ट। आप उनके लिए आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसेबल है, वो सरकार की मर्जी पे डिपेंड करेंगे कि उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है या नहीं करनी है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, कई स्टेटों में जो शराब होती है उनको बैन किया गया है, तो वो अपने लेजिस्लेटर के हिसाब से खुद, और कहीं पे नहीं किया गया है, तो आप इन दैट केस आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि जैसे कि शराब के जरूरी है कि शराब को बैन ही किया जाए। ये स्टेट पे डिपेंड करेगा, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली पे डिपेंड करेगा कि उनको शराब बैन करनी है या नहीं। हमने देखा बिहार में भी शराब बैन है, गुजरात में शराब बैन है, कई जगह हरियाणा, पंजाब और कई अदर स्टेट में नहीं बैन है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, ये जस्टिसेबल नहीं है, तो सरकार की मर्जी है वो इसको बंद करे या ना करे। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनका आपस में क्लैश बना रहता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे एक लिमिट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है उन पे एक लिमिट है, बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये लिमिटलेस है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ये प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, लोगों के राइट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं।
और लोगों के काम को मैक्रो लेवल पर प्रोटेक्ट करती हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो एक स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं कि जब भी कोई स्टेट या कोई सरकार कोई रूल रेगुलेशंस बना रही है, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रही है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को अपने माइंड में रखेगी वो प्रिंसिपल्स बनाते हुए। ठीक है, तो ये एक आइडियल्स हैं और ये पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के लिए काम देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक अफर्मेटिव डायरेक्शंस होती हैं सरकार को। ऑन द अदर हैंड जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, प्रोहिबिटिव होते हैं नेचर में। जैसे कि हम आपको बताते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो सरकार को ये बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करो, बट फंडामेंटल राइट्स एक नेगेटिव और प्रोहिबिटिव नेचर में होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं आप ऐसा काम ना करो, सरकार को बोलते हैं आप ऐसा काम ना करो जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों। ठीक है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन एनफोर्सेबल हैं, बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कोर्ट में एनफोर्सेबल हैं। आप फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट हो रहे हैं, आप कोर्ट में अपना कोई रिट डाल के आप कोर्ट से अपने लिए न्याय मांग सकते हो, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के केस में आप न्याय नहीं मांग सकते। ठीक है, और यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स साथ साथ चलती हैं। बट कई बार कोर्ट की ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली जजमेंट आई हुई है कि अगर कहीं पे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में क्लैशेस जाते हैं तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना जाएगा, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ध्यान रखा जाएगा। पर फिर भी अब कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो फंडामेंटल राइट्स से छोटे नहीं हैं, वो फंडामेंटल के राइट्स के बराबर ही हैं। कि बेहतर चाहे फंडामेंटल राइट्स को कहीं कोर्ट ने ज़्यादा तवज्जो दी है, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सबऑर्डिनेट नहीं है टू फंडामेंटल राइट्स। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की यहाँ पे। ठीक है, और हमने इन्यूमरेशन के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। अगर आपके माइंड में भी कोई पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड या करंट अफेयर्स के रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में कंसेप्ट है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।